हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पे स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। जैसे कि हम डेली क्लासेस भी ले रहे हैं, सीडीपी की ले रहे हैं, ईवीएस की आपकी क्लासेस सर विजय सर ले रहे हैं। ठीक है, मैथ्स पेडागॉजी भी स्टार्ट कर दी गई है आपकी। मैथ्स का पार्ट भी आपका जो कंटेंट है आपका वो भी स्टार्ट होने वाला है जल्द से। ठीक है, तो आप सारी क्लासेस देखिए यहाँ पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर डेली सिद्धांत पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिकों के। हमने जीन पियाजे जी का पढ़ लिया है, वाइगोस्की जी का पढ़ लिया। आज हम यहाँ पर सिगमंड फ्राइड जी का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेली ऐसी रखेंगे, कोहलबर्ग जी का भी रखेंगे। ठीक है, तो आप डेली क्लासेस देखें तो आपको सारी चीज़ें डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप डेली पीडीएफ और क्विज भी इस पर प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, हम देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। फ्रायड जी हैं ये। ठीक है, हमारे सिगमंड फ्रायड जी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले वो जान लेते हैं। फ्रायड जी का जन्म कहाँ हुआ था हम ये जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियना। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? वियना, जो कि कहाँ पर है ये वियना? ये ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। किस सन में इनका जन्म हुआ था ये भी जान लेते हैं, 1856 में। ठीक, कौन से सन में? 1856 में। ठीक है, ये आपके सिगमंड फ्रायड जी हैं। 1856 में इनका जन्म है। ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक, ज़्यादातर समय इन्होंने कहाँ पर बिताया है? वियना पर बिताया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रायड जी से कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आप किसे बताओगे? सिगमंड फ्रायड जी को। आंसर क्या करोगे? सिगमंड फ्रायड, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में हर बार आता है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखें। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये फ्रायड जी ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। क्या बताई हैं? मन की 3 अवस्थाएं। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई हैं और मानव के व्यवहार के बारे में भी इन्होंने कुछ डिस्कस किया है। तो हम ये भी जान लेते हैं कि मानव व्यवहार के बारे में क्या बात इन्होंने की है। मानव का जो व्यवहार होता है 2 प्रकार का इन्होंने बताया है। ठीक है, कौन कौन सा व्यवहार बताया है कि हर व्यक्ति के उसमें व्यवहार में रहता है। ठीक है, वो चाहे जो व्यक्ति हो। ठीक, चलिए तो उस व्यवहार के बारे में हम जान लेते हैं कि 2 बातें उन्होंने बात बताई है व्यवहार के बारे में। पहला कौन सा है? पहला है लाइफ इंस्टेंट, जीवन की मूल प्रवृत्ति। ठीक है, जीवन की मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टेंट इसको बोला है। ठीक है, तो ये जीवन की मूल प्रवृत्ति। दूसरी कौन सी होती है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति, डेथ इंस्टेंट। ठीक है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इन्होंने 2 चीज के बारे में, व्यवहार के बारे में बात किया है कि हर एक व्यक्ति में होता है। ठीक है, तो ये जीवन की जो मूल प्रवृत्ति इन्होंने बात की है, तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्हें मूल प्रवृत्ति को और किस शब्दों से इन्होंने बताया है? जिन्हें इरोस भी इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है। इस वर्ड को जीवन की मूल, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि जीवन की मूल प्रवृत्ति को दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? इरोस। इरोस भी कहा है, ये शब्द से ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, जीवन की मूल प्रवृत्ति कौन सी है और कौन से मूल प्रवृत्ति पर ज्यादा फोकस इन्होंने अपनी थ्योरी पर किया, ये भी हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक, अब जो मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है वो भी क्या है, इन्होंने अपनी थ्योरी में सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि जो जीवन की मूल प्रवृत्ति है, इन्होंने इसको क्या कहा है? इरोस कहा है। ठीक है, तो कुछ हर एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होती है जो कि वो जन्म से ही होती है। ठीक है, लेकिन अपनी थ्योरी पर जो इन्होंने फोकस किया है ज़्यादा पर, तो कौन से किस वर्ड पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, किस मूल प्रवृत्ति पर ज़्यादा फोकस किया है, हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो जिस पे फोकस किया है वो क्या लिखा है यहाँ पर? सेक्सुअल इंस्टेंट, क्या यौन मूल प्रवृत्ति पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है व्यक्ति के। और इस वर्ड को उन्होंने क्या कहा है? इस वर्ड को उन्होंने व्यक्ति के केंद्र भी कहा है कि हर एक व्यक्ति में एक केंद्र की तरह ये काम करता है। ये व्यक्ति के व्यवहार में केंद्रीय तत्व की तरह काम करता है, केंद्रीय तत्व पाया जाता है हर एक व्यक्ति में। ठीक, तो इन्होंने इस मूल प्रवृत्ति, यहाँ से क्वेश्चन ही डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, एक इन्होंने लिबिडो वर्ड आपने सुना होगा इनकी थ्योरी में। ठीक है, तो इन्होंने लिबिडो वर्ड, इन्हीं सेक्सुअल इंस्टेंट के बारे में ही इन्होंने इस वर्ड को क्या कहा है? लिबिडो कहा है। ठीक है, सेक्सुअल इंस्टेंट जो आपकी यौन मूल प्रवृत्ति होती, इसी वर्ड को उन्होंने किस वर्ड से बताया है? लिबिडो वर्ड से बताया है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये फिर दूसरा क्या बताया इन्होंने? डेथ इंस्टेंट। कौन सा बताया है? डेथ इंस्टेंट। ठीक है, ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। इस वर्ड को उन्होंने क्या कहा है? थैनेटोस। क्या कहा है? थैनेटोस। आप कॉपी में नोट करते रहें। ठीक है, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, थैनेटोस वर्ड कहा है, जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, तो इस वर्ड को इन्होंने दूसरे शब्दों में क्या कहा है? थैनेटोस कहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चीज जानते हैं इनके बारे में। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या जानते हैं? मन की अवस्थाएं। ठीक है, फ्रायड जी ने बताया कि हर एक व्यक्ति के मन की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो पहली कौन सी होती है हम ये जानते हैं? पहली होती है चेतन मन। ठीक है, कौन सी होती है?
चेतन मन, कॉन्शियस माइंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड चेतन मन हुआ। दूसरा हुआ आपका अवचेतन। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, अर्धचेतन बोलते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हो, अर्धचेतन, प्री कॉन्शियस बोलते हो। ठीक है, या सेमी कॉन्शियस भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक, अब तीसरी कौन सी अवस्था है आपकी, अचेतन। अचेतन है, कौन सी है, अचेतन। इसको क्या बोलोगे आप, अनकॉन्शियस बोलोगे, अनकॉन्शियस माइंड आप इसको बोलोगे। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, इन जो ये हमारे पर व्यक्ति में पाई जाती हैं, इस तरह के जो मन की अवस्थाएं होती हैं, तो क्या क्या ये रंग लाती हैं ये भी देख लेते हैं हम। ठीक, चलिए, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। आपको सिगमंड फ्राइड जी की थ्योरी हम भी यहाँ पर लेके आए हैं, तो ऐसी चीज़ यहाँ पर कलेक्ट किए हैं कि आपको दोबारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेक्चर भी दिया जा रहा है, प्लस आपको एमसीक्यू भी इसके कराए जाएंगे। जैसे आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम आपके एमसीक्यू भी यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं हम यहाँ पर कॉन्शियस माइंड के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। ठीक है, 3 प्रकार की जो मन की अवस्थाएं इन्होंने बताया है हर एक व्यक्ति में होता है। ठीक, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं होगा, हर एक व्यक्ति में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेतन मन होता है, व्यक्ति में ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिनके बारे में व्यक्ति वर्तमान समय से अवगत होता है। यहाँ पर फोकस कीजिएगा वर्तमान समय से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, चेतन मन का संबंध किससे होता है, तो आप क्या लिखोगे, चेतन मन का संबंध वर्तमान समय से होता है, प्रेजेंट टाइम से होता है। ठीक है, इसको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर आप चेतन मन में वर्तमान समय में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ये मालूम नहीं है कि जो हम आज काम कर रहे हैं तो कल ये समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले कल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इसे अवगत नहीं होता, इन सारी चीज़ों को लेकर वो नहीं चलता, सिर्फ वो किससे चलता है, वर्तमान समय में चलता है कि हमें वर्तमान में जो काम करना है तो करना है, अच्छा लग रहा है ये काम तो हम जरूर करेंगे, बाकी समाज पे क्या असर पड़ेगा, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, घर पे क्या असर पड़ेगा, इन्हें ऐसी कोई इच्छाओं से मतलब नहीं होता है, लोगों को परवाह नहीं होती है। ठीक, सिर्फ अपने बारे में सोते हैं और अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान समय से ये फोकस ज्यादा वर्ड पर कीजिएगा, वर्तमान समय से। ठीक है, किस वर्ड पर, वर्तमान समय से। तो इन्होंने बताया कि जो चेतन मन का संबंध होता है किससे होता है, तात्कालिक सुखों से होता है, मतलब तुरंत जो चीज वो चाहते हैं, अगर सामने अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही है, ठीक है, आप मार्केट पे गए कुछ चीज लेने गए, ठीक है, आपको अगर अच्छी लग रही तो चाहे उसका जो भी रेट उसका हो आपको लेना है, बस आपको ये लग रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने थ्योरी में बताया कि तात्कालिक सुखों से होता है, उनको तात्कालिक चीजों से मतलब, उन्हें तत्काल अच्छा लगना चाहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई भी चीज तो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक, इससे मतलब होता है। अचेतन मन जो होता है पूर्ण चेतना होती है, चेतन मन जागृत, एक तरह से अब मैं आपको कॉन्सेप्ट के तहत से बताइए तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि चेतन मन जैसे कि आप जागृत अवस्था में काम कर रहे हो। ठीक है, और जो दूसरा इन्होंने बताया अवचेतन, ठीक है, प्री कॉन्शियस जो बताया इन्होंने, तो प्री कॉन्शियस की आप समझो कि जैसे कि आप बैठे हुए हो, ठीक, तो आप बैठे बैठे थकान के कारण कभी कभी नींद आ जाती है। ठीक है, तो बाहर से आपको कोई धक्का दिया तो आप तुरंत जग जाते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका अवचेतन हुआ है। ठीक है, ना कि आप अवचेतन का मतलब ये भी होता है ना तो आप सोते अवस्था में होते हो ना तो आप जागृत अवस्था में होते हो, अर्ध अवस्था में होते हो, बीचों बीच। ठीक है, ये सेमी का काम करता है अवचेतन जो हमारा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने चेतन मन के बारे में इन्होंने ये बताया कि जो चेतन मन होता है पूरे मन का, ठीक है, 100% कितने परसेंट के पास चेतन मन होता है, हर एक व्यक्ति में 1/10 भाग जो होता है वो व्यक्ति में होता है चेतन मन। ठीक है, कौन सा मन, चेतन मन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्री कॉन्शियस, कौन सा है, प्री कॉन्शियस माइंड है हमारा, अवचेतन मन या इसी को अर्धचेतन मन भी कहते हैं। ठीक है, अवचेतन मन का वह स्तर है जो ना तो पूर्णतः चेतन होता है ना ही पूर्णतः अचेतन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि अवचेतन मन का संबंध किससे है, तो आप क्या लिखोगे कि इसका संबंध ना तो चेतन होता है और ना ही अचेतन होता है। ठीक है, और ये जो अवचेतन मन होता है इसको फ्राइड जी ने क्या कहा कि एक पुल की तरह काम करता है। ये किसकी तरह, पुल की तरह, क्योंकि हमने जो चेतन पढ़ा है वो तो उसको तात्कालिक सुखों से मतलब होता है। ठीक है, प्रेजेंट से मतलब होता है, तो वहां पर चीजें जैसी भी हो, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छी, वो काम होना चाहिए, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये चीज थ्योरी में उन्होंने बताया, अवचेतन में बताया कि यहाँ पर जो अनुभूतियां होती हैं वर्तमान से अवगत नहीं होता, परंतु थोड़ी कोशिश करने पर ये अनुभूतियां लाई जा सकती हैं। यहाँ अवचेतन में थोड़ी अगर कोशिश करोगे तो आप क्या होगा, चीजों को सही करी जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वहाँ तात्कालिक सुखों से मतलब होता है। अवचेतन जो होता है, ये अवचेतन प्री कॉन्शियस जो होता है, तो वो क्या होता है, चेतन और अचेतन के मध्य एक प्रकार का पुल का कार्य करता है। ठीक है, जो आप उसको भी नेक्स्ट थ्योरी भी आप तो पढ़ लो, समझ आ जाएगा पुल का काम कैसे करता है। ठीक है, अभी हम अचेतन भी पढ़ेंगे तो समझ आएगा कैसे पुल का काम ये कर रहा है। ठीक है, चेतन में तो हमने जान लिया, अवचेतन में भी हमने जान लिया कि यहाँ पर ना जागृत अवस्था में होते हैं ना सोते अवस्था में। ठीक है, तो हमने ये देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड अपना है। ठीक है,
तो ये क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड का किससे संबंध ये जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो जागृत अवस्था में ना हो, मतलब आप पूरी तरीके से सो गए, चेतन जो था आप जगते हुए थे, अर्ध चेतन था तो आपने ना तो सोया ना तो मतलब आप अर्ध अवस्था में हो, ठीक है। और अचेतन जो होता है आप पूरी तरीके से सो चुके हो, ठीक है। अगर आप रात में सो रहे तो कौन सी अवस्था में हो आप उस समय, आपका मन कौन सी अवस्थाओं में है, वो आपका मन है अचेतन अवस्था में है, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या बोलोगे आप, जो जागृत अवस्था में ना हो, ठीक है, सीधा लिखा हुआ है, जो जागृत अवस्था में ना हो। फ्राइड जी ने क्या कहा है कि अचेतन में वो विचार आते हैं जिनका स्वरूप कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, एंटी सोशियल होता है, इमोरल होता है, हेटफुल होता है, ठीक है। कैसा कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, एंटी सोशियल हो, जो असामाजिक होता है, जो समाज के लिए शोभा नहीं देता। कुछ ऐसे काम होते हैं जो समाज के लिए शोभा नहीं देते बट लोग उसे करते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या है यहाँ पर, इमोरल है, असामाजिक है, हेटफुल है, इनमोरल है, अनैतिक, जो नैतिक नहीं है वो भी काम यहाँ पर होते हैं, ठीक है। हेटफुल जो लोग उसे जिस चीज से घृणा करते हैं लोग, ये भी यहाँ पर इस अवस्थाओं में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी इच्छाएं सामाजिक बंधनों के कारण पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो चीज सामाजिकता में नहीं आती, अनैतिक है, वो कैसे सामाजिक में आ सकता है। इसलिए जो भी बातें, क्योंकि अगर आप चेतन मन में हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चेतन मन में हो, ठीक है, तो आपको कोई ऐसी चीज दिखी जो मतलब कि आपको नहीं लेना चाहिए उस चीज को, ठीक है। तो वहां पर क्या जाता है, वो चीज आपकी दबी रह गई, मम्मी पापा ने कहा नहीं ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक। तो फिर आपने क्या किया, उस चीज को अपने मन में बैठाए रखा, उस चीज को आपने नहीं निकाला मन से, वो चीज आपके मन में बैठा रह गया, ठीक है। वो जो आपकी बातें हैं वो कहाँ चली गई, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई। कहाँ पर, अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन अवस्था में चली गई। जब आप सोते हो वही चीज आपके मन में घूमने लगता है। आप कभी कभी सोचते हो सपने क्यों आते हैं, सपने आप जो जागृत अवस्था में सोचते रहते हो आपके मन में चलता रहता है, वही चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको क्या बताया फ्राइड जी ने, क्या बताया कि जो एंटी सोशियल होता है, इमोरल होता है, हेटफुल होता है, वो क्या कैसा होता है, हेटफुल होता है, ठीक है। लोग उस चीज को घृणा करते हैं, ऐसी बातों से घृणा करते हैं। तो वो क्योंकि आप समाज में आप खुल के बता नहीं सकते ऐसी बातों को, ठीक है। तो आपके मन में वो चीजें चलती रहेंगी और उसको आप क्या करो, नहीं ये समाज के लिए सही, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अब उस चीज को दबाने लगोगे धीरे धीरे, ठीक। लेकिन वो दबती नहीं है, वो आपके कौन से माइंड में चली जाती है, अचेतन में चली जाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि सामाजिक बंधनों के कारण पूरी करना संभव नहीं होता, इसलिए चेतन से अचेतन में इन्हें दमित कर दिया जाता है, आपके द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, आपके द्वारा। मम्मी पापा ने कह दिया नहीं है तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो सही हम तुम्हें बता रहे हैं वही काम करो, तो आपने वही काम किया, लेकिन आपके मन में वो बैठा रह गया, ठीक है। तो वो कहाँ पर चला गया वो माइंड, वो बातें आपकी कहाँ पर गई, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गई हैं, ठीक है। उन्हीं को उस अपने वर्डों में उन्होंने क्या कहा है कि अचेतन में दमित कर दिया जाता है, यानी उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है अचेतन में, ठीक है। चेतन से कहा, अचेतन में दमित कर दिया जाता है। फ्रायड ने अचेतन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। फ्रायड ने अपनी थ्योरी में, आप क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि फ्रायड जी ने अपने थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण मन की कौन सी अवस्थाओं को माना है। यहाँ से सीटेड एमपीटेड में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जानते हैं अचेतन को उन्होंने क्या सबसे महत्वपूर्ण अपनी थ्योरी को माना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो चेतन मन था हमारा, पूरे मन का कितना पार्ट था, वो 1/10 था। यहाँ पर कितना 9/10 है। यहाँ पर पूरे मन का कितना है, 1/10 चेतन अवस्था में था। लेकिन जो यहाँ पर बाकी का भाग है वो किसमें है, अनकॉन्शियस माइंड में, 9/10। व्यवहार जो किसमें होता है, अचेतन मन द्वारा संचालित। तो मतलब कि आपकी जो बातें हैं, भावनाएं हैं, वहां से ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो आप जो भी करोगे वाकई यहीं पर आप करोगे। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो बातें हैं दमित कर दी जाएंगी। अगर अनकॉन्शियस माइंड में आ गया है आपके, तो आप यहाँ पर एक्सप्रेस करोगे, भले आप सोते रहोगे, नींद में ही करोगे। आप कभी कभी नींद में बातें करने लगते हो, तो ये अनकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है, ठीक है। वो मन के द्वारा चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमने 3 चीजें जानी, मन की अवस्थाएं जानी। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब यहाँ पर फ्रायड जी ने कुछ व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस किया है। जानते हैं क्या क्या उन्होंने बताया है व्यक्तित्व के उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, 3 अवस्थाएं बताई हैं फ्रायड जी ने, ठीक है। फ्रायड जी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। सीटेट के क्वेश्चन में 3-4 नंबर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसी थ्योरी है कि जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते बिना हेर फेर के, ठीक है। हमने वही शब्द लिया है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे अचेतन मन का संबंध किससे है, चेतन मन का संबंध किससे है, आपसे ऐसे क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है। कितना भाग अचेतन का होता है, कितना भाग अचेतन का होता है, ठीक है। कौन सा संबंध वास्तविकता से होता है, किसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ व्यक्तित्व के बारे में सिगमंड जी ने बात किया है, तो हम देख लेते हैं क्या बताया उन्होंने 3 चीज बताई है। कौन सा, एक ईद बताया है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ईदम बोल सकते हैं। ईद को ही क्या बोलोगे, ईदम बोलोगे। ये ईगो है आपका, ठीक है। क्या है ये आपका ईगो, इसी को हिंदी में क्या कहोगे आप, अहम कहोगे। क्या कहोगे, अहम। ये आपका सुपर ईगो है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहोगे, परा अहम। क्या कहोगे हिंदी में, परा अहम, ठीक है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में, ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो हमने पूरा कंक्लूजन ले लिया उनकी थ्योरी से। आपको बाहर से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो आप अगर देख लेंगे तो आपको चीज़ें सब समझ आएंगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इनके बारे में। ईद इको सुपर ईगो क्या चीज़ है, क्या हमको बताते हैं, कैसी व्यक्तित्व की अवस्थाएं, क्या क्या होता है इनमें, चलिए जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो ईदम होता है, ठीक है, ये ईदम पहला क्या है, ईद। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था, कॉन्शियस माइंड पढ़ा था हमने पहले, मन की जो अवस्थाएं पढ़ा था, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। ठीक है, तो जो ये ईदम होता है, क्योंकि ईदम में जो भी होता है, जो क्रियाएं होती हैं ईदम पर, सारी किस में होती हैं, सारी अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। ठीक है, अचेतन मन में भी होता है। तो सारी प्रवृत्तियां इसकी कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। जो ईदम में होती हैं ये जन्मजात होती हैं। इन नियमों को, मतलब यहाँ पर जो काम होता है वो नियमों को नहीं मानने वाला, मतलब लोग इस चीज़ को, नियम में नहीं होता है यहाँ पर जो कुछ रूल होते हैं समाज में, तो वो ऐसे नियम को तोड़कर ये काम करता है, नियम को नहीं मानता। ईदम जो होता है ये नियम को नहीं मानकर, ये सिर्फ अपने खुशी की प्राप्ति के लिए जो काम करता है। ठीक है, इन्हें लोगों की फर्क नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे इस बात से, ये काम अगर हम कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। ठीक, तो ये कैसी होती है, नियमों को नहीं मानने वाली होती है ईदम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आनंद के अनुसार कार्य करता, मतलब जो जिस कार्य पर इसको आनंद की प्राप्ति होती है बिल्कुल वही काम ये ईदम करता है। ठीक, जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, तो ये कैसा कार्य करता है जिसमें इसको आनंद मिलता है, चाहे वो नियम के अनुसार हो या ना हो। ठीक है, इसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य होता है मुख्य, वो क्या होता है, सुख की प्राप्ति करना होता है। इसका उद्देश्य कि हमें खुशी हो, मतलब हमने जो कार्य किया वो खुश है, हम भाई खुश है, सामने वाला हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ईदम में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। और ये किसका भाग है, अनकॉन्शियस माइंड का यही पार्ट है। ठीक, किसका पार्ट है, अनकॉन्शियस का, अचेतन का ही एक भाग है। ठीक है, आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की चीज़ नहीं है, आपको उतना ही चीज़ पढ़ना जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हमने उतना ही चीज़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने, अब यहाँ पर हमने ईदम देख लिया, अब हम यहाँ पर ईगो देखते हैं। अहम क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ईद के कारण ही अहम का विकास होता है, मतलब जो ईद में, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य तो सुख की प्राप्ति हुआ, बट आप हर काम तो अपनी खुशी के अनुसार नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो सामाजिक के लिए सही नहीं है, नैतिकता के तहत सही नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते, चाहे आपको कितना भी अच्छा लगे। ठीक है, आपके मम्मी पापा नहीं करने देंगे। ठीक, फिर अगर आप जबरदस्ती करोगे तो कर भी सकते हो, उसमें भी कोई रोक नहीं सकता, बट समाज के लिए जो काम सही नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, सुख की प्राप्ति था। लेकिन यही चीज क्योंकि यहाँ पर तात्कालिक सुखों से था, ठीक है, क्योंकि जो चेतन में हो रहा था, अचेतन में हो रहा था, ठीक है, वहीं पर ये भी यहाँ पर भी हो रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था, सुख की प्राप्ति। लेकिन यहाँ पर हर चीज सुख की प्राप्ति के लिए आप काम नहीं कर सकते हो। आप अपने लाइफ में हर काम सुख की प्राप्ति के लिए, कभी कभी दूसरों को सुख की प्राप्ति के लिए भी काम करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जानते हैं कि ईद के कारण ही अहम का विकास होता है। किसके कारण, अहम का, इसके कारण, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें वो कंप्लीट नहीं कर पाता व्यक्ति। ठीक, तो यहाँ पर इसका संबंध किससे होता है, वास्तविकता से होता है। इसका संबंध किससे था, सुख की प्राप्ति से था ना। तो यहाँ पर क्या है, वास्तविकता, जो रियल होता है लाइफ में, जो होता सही होता है, तो वही पर यहाँ पर इसका संबंध, जो ईगो का संबंध होता है, जो बर्ड ईगो इन्होंने अपनी थ्योरी में लिया है, इसका संबंध किससे है, वास्तविकता से। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी ईगो का संबंध किससे होता है, तो आप क्या लिखोगे, ईगो का संबंध वास्तविकता से होता है। ठीक, तो ये हमने जाना। अहम को व्यक्तित्व का कार्यपालक माना जाता है। क्या माना जाता है, कार्यपालक, एक मैनेजर के रूप में, क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है, तीन अवस्थाएं होती हैं, ईदम, ईगो, सुपर ईगो। तो ये जो ईगो होता है वो क्या होता है, एक मैनेजर के रूप में दोनों को बैलेंस करके चलता है। जैसे वहां पर हमने मन की अवस्थाओं में देखा था कि जो हमारा अवचेतन सेमी कॉन्शियस था वो हमारा कैसे कर, पुल का, ब्रिज का काम कर रहा था। इसी तरह से जो ईगो होता है वो कैसा काम करता है, वो भी किसका काम करता है, मैनेजर का, दोनों को मैनेज करके चलता है। ठीक, अंडरस्टैंड करके दोनों को, दोनों ये जो ईगो की ये ईदम होती है, सुपर ईगो होती है, इन्हों को बैलेंस करता है ये। ठीक, ईगो, ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। इसको ये मतलब जैसे यहाँ पर ईदम में क्या था कि हमको अच्छा लगे वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं, कुछ जो वास्तविक चीजें हैं जो होनी ही चाहिए वही चीज यहाँ पर होती है। इस अवस्थाओं में जो वास्तविक चीजें होती हैं, होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पर व्यक्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वास्तविक चीजों को, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। जो व्यक्ति निर्णय लेता है यहाँ पर वास्तविक होता है, रियल में वही होना चाहिए, वहां पर यह निर्णय लेता है। ये किसका भाग है, ये चेतन मन का भाग है। किसका है, चेतन। ये ईदम किसका था, ईदम अनकॉन्शियस का था। और जो ईगो होता है वो किसका होता है, वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। ठीक, क्योंकि ये जागृत अवस्था में, एक बार जागृत अवस्था में हो तो आपको चीज़ें सही समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि जग रहे हो आप तो दिखेगा कि नहीं ये सही है गलत है। ठीक, तो आप ऐसा ही इससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब फिर तीसरा क्या है यहाँ पर, सुपर ईगो, परा अहम है। क्या है, सुपर ईगो। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होता है, इसका नैतिकता से। यहाँ पर क्या था, वास्तविकता था,
यहाँ पर वास्तविक, ये नैतिकता दिखाता है। ये जो आपके व्यक्तित्व पाए जाते हैं व्यक्ति में, ये क्या दिखाता है? नैतिकता दिखाता है। ठीक है, तो जो नैतिकता यहाँ पर वास्तविक चीजें था, ये सिर्फ वास्तविक निर्णय लेता था। अब ये वास्तविक निर्णय को ये व्यक्तित्व जब उसमें हो जाता है, व्यक्ति में पाया जाता है, तो ये क्या होता है? वो उसी चीज को क्या कर देता है? वो ट्रांसफर कर किस में कर देता है? नैतिकता में, जो नैतिक तरीके से सही होता है। वास्तविक से किससे कर देता है? जो नैतिकता कि नहीं, बड़े छोटे का सम्मान करना चाहिए, क्या नैतिक कर्तव्य है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? यही चीजें किसमें, सारी चीजें जो वास्तविक होती हैं तो वो काम करता है। जैसे कि अगर आप कोर्ट पे जा रहे हो तो आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक, तो ये चीज फैक्ट है। तो इसी चीज को क्या करोगे आप? मोरल में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो आप ये चीज हुआ। फिर यहाँ पर क्या, इसे क्या कहा जाता है? इस थ्योरी को आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सुपर ईगो को हम क्या कहते हैं? आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? आदर्श की प्राप्ति होता है। इसका उद्देश्य क्या है? आदर्श की प्राप्ति। इसका पहले का उद्देश्य था, उद्देश्य सुख की प्राप्ति था। दूसरे का था वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना। तीसरे का है क्या है? आदर्श की प्राप्ति का है। तो हमने व्यक्तित्व के 3 प्रकार देखे हैं। इदम देखा, ईगो देखा, सुपर ईगो देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको चीजें और भी अच्छी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेके हम देख रहे हैं। यहाँ पर मान लो कोई एक बच्चा है, छोटा बच्चा है। ठीक है, वो ऐसे कार्य करता है कि नहीं, मुझे इतना दूध पीना है तो पीना है। ठीक, चाहे वो उसको नुकसान करे चाहे वो फायदा करे। ठीक, लेकिन उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं? उसको मना करते, नहीं बेटा इतना दूध नुकसान करेगा, इतना दूध मत पियो, कम पियो। ठीक, या इतना गर्म मत पियो। ठीक है, तो क्या बच्चा नहीं हम ऐसा ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्थाओं में? ये इदम की अवस्थाओं में। फिर यही चीज वो क्या करेगा? ईगो पे जब आएगा तो नहीं, दूध गर्म पीने से गला जलने लगेगा या जो भी और भी वहां पर साइड इफेक्ट आएंगे, वो उस चीज को वास्तविक चीजों से रिलेट कर लेगा वो बच्चा। ठीक है, अब यही चीजें जब वो उसमें जाएगा, सुपर ईगो में जाएगा, तो क्या कहेगा? नहीं, मम्मी पापा हमारे मना करते हैं तो हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। तो वही चीज मोरल तरीके से वो अपना रिलेट करने लगता है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या क्या आज देखा? व्यवहार के बारे में हमने देखा, मन के बारे में देखा, व्यक्तित्व के बारे में देखा। ठीक है, सिगमंड फ्राइड जी के बारे में। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सभी क्लासेस का आनंद उठा पाएँ। ठीक है, चलिए तो डेली आप क्लासेस को देखें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।